वक्फ बिल के बहाने भारतीय जनता पार्टी चतुराई से, चालाकी से जो खेल खेल रही है ना, उसका अंदाजा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को नहीं है। इन पार्टियों से, और यही नहीं, जयंत चौधरी की पार्टी से भी मुसलमान छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। इन लोगों को अंदाजा नहीं है, ये तमाम जो दल है ना, क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल का जो राजनीतिक वजूद होता है, वो सिर्फ एक धर्म के आधार पर नहीं होता है। उन्हें समर्थन सभी धर्म के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उन तमाम क्षेत्रीय दलों को खा रही है जो उनके साथ सहयोगी हैं, चाहे वो अजीत पवार हैं, चाहे वो रालोद है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो। और मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वक्फ बिल से जो विवाद पैदा हो रहा है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। ऐसे में जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, जिनका राजनीतिक वजूद सभी धर्मों से, सभी जातियों से समर्थन लेके बनता है, ये तमाम क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे दोस्तों। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जेपी नड्डा ने आज से कुछ सालों पहले पटना में जाकर कहा था कि हमारा मकसद है क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर यह जो मुकाबला हो वो सिर्फ दो पार्टियों के बीच में हो, भाजपा और दूसरी तरफ कांग्रेस। मगर आप भी जानते हैं, हर गुजरते दिन के साथ कांग्रेस को कमजोर किया जा रहा है। यह जो पूरा खेला है ना भाजपा का, यह मैं कुछ देर बाद आपको समझाऊंगा। इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्फ बिल के चलते अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की। इसकी हम चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आजकल आप टेलीविजन न्यूज चैनल्स में एक माहौल देख रहे हैं। हो क्या रहा है कि कई मुसलमान पूरे गुस्से में वक्फ बिल को जायज ठहरा रहे हैं। और बात वहां नहीं रुक रही है। ये जो मौलाना हैं, ये जो मुसलमान हैं, ये लोग कांग्रेस को और विपक्ष को भी गाली दे रहे हैं। और दिलचस्प बात क्या है कि जो तमाम पापा की परियां और मीडिया के गुल्लू और कालू जो पिछले 10 सालों से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ये लोग इन मुसलमानों के पक्ष में बोल रहे हैं। ताजा मिसाल न्यूज 18 की एक डिबेट है। इत्तेफाकन ये वही महिला है जिसने प्रधानमंत्री से एक नहीं दो दो बार सवाल किया था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ या अमित शाह मुसलमानों के खिलाफ चुनावी सभाओं में जहर उगलते हैं, तब इस पापा की परी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। डिबेट में क्या हुआ, पहले मैं आपको यह बताता हूं। डिबेट में एक मौलाना बैठे हुए हैं जो कि एक सरकारी संस्था से जुड़े हुए हैं, और वो मौलाना कांग्रेस के नेता पर प्रहार कर रहे हैं कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो सरकारी मौलाना, या ये कहा जाए कि सरकारी संस्था से जुड़े जो मौलाना हैं, कासमी साहब, वो उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। नतीजा क्या होता है? कांग्रेस के नेता बौखला जाते हैं और वो उन्हें अहमक और बेहुदा कह देते हैं। अब आप देखिएगा पापा की परी किस तरह से उस मौलाना के पक्ष में उतर आई है, और वो ये तक कहती है कि कांग्रेस के अंदर मुसलमानों के लिए कितनी नफरत है। सुनिए क्या नजारा हुआ अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 में। तो आपने अंत में सुना, दो चीजें आपने देखी। पहली बात, कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे उनकी आवाज को बंद कर दिया गया था। दूसरी बात, आपने देखा कि कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि आपके मन में मुसलमानों के लिए इतनी नफरत क्यों है। इसके पीछे की सोच को देखिए। इसके पीछे की सोच है कि बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने एक टूल किट के जरिए पापा की इन परियों को लगा दिया है, या मीडिया के इन गुल्लू और कालू को लगा दिया है कि मुसलमान वोट को बांटो, काटो, और कहीं ना कहीं विपक्ष को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाए कि ये लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं। वरना आप मुझे बताइए, अगर इसके मन में मुसलमानों के लिए इतनी चिंता थी, हालांकि ये खुद मुसलमान है, इतनी चिंता थी, तो प्रधानमंत्री शमशान वर्सेस कब्रिस्तान कहते हैं। वो ये तक कहते हैं कि भाई तुम्हारी संपत्ति ज्यादा बच्चों को दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने बाय द वे इन्हीं के सामने कहा था कि मैंने तो ये बात मुसलमानों के लिए नहीं कही थी, मैंने गरीबों के लिए कही थी। उस पर कोई काउंटर नहीं किया गया। योगी आदित्यनाथ का भी इन्होंने इंटरव्यू किया होगा, अमित शाह का भी इंटरव्यू किया होगा। योगी आदित्यनाथ तो खुलकर 80% बनाम 20% कहते हैं ना, मगर इनकी हिम्मत नहीं होती भाजपा से करने की सवाल। अमित शाह, आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री को भूल जाइए, भाजपा के जो
प्रवक्ता हैं जिनकी सड़क छाप भाषा होती, चाहे प्रेम शुक्ला हो, गौरव भाटिया हो, शहजाद पूनावाला हो, इनसे भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। कांग्रेस को बताया जा रहा है कि तुम मुसलमानों के खिलाफ क्यों हैं। और यह मुद्दा सिर्फ न्यूज 18 का नहीं है, आज तक में भी मैंने देखा इसी तरह से एक मुस्लिम स्कॉलर, सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर, जो इत्तेफाकन एक राज्य जहां भाजपा सत्ता में है वहां पर एक सरकारी संस्थान से जुड़ा हुआ है, वो भी इस तरह की बातें कर रहा था। यह महज एक या दो चैनल की बात नहीं है, सारे न्यूज चैनल्स में इस तरह से सरकारी मौलाना बैठ गए हैं और उनका एक ही मकसद है, विपक्ष पर हमला बोलो, वक्फ को महान बताओ और लगातार भ्रष्टाचार की बात करो। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, भ्रष्टाचार तो मकसद ही नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैंने आपको बताया था कि अगर भाजपा भ्रष्टाचार के बारे में गंभीर होती तो इनका क्या मकसद होता। जब अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, आप जांच तो बिठाते। माधवी बुच और अडानी के लिंक सामने आए थे, जांच तो बिठाते, कुछ नहीं कराते हैं। गुप्त चुनावी चंदा, किस औद्योगिक समूह को कितना पैसा गया, उसके बदले में क्या हुआ, आप जांच तो बिठाते, आपने नहीं बिठाया। आप किसके भ्रष्टाचार की चिंता कर रहे हैं? वक्फ बिल के जरिए आप वक्फ के अंदर भ्रष्टाचार की चिंता कर रहे हैं। और फिर एक टूल किट जारी हो गया है जहां कई ऐसे मौलाना मैदान में उतर आए हैं जो वक्फ के समर्थन में बयानात दे रहे हैं। ओवैसी ने ऐसे मौलानाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के दुम छल्ले हैं। सुनिए किस करारे अंदाज में ओवैसी इन लोगों पर हमला बोलते हैं। मैंने अक्सर आपसे कहा है, वक्फ बिल पर मेरी अपनी कोई राय नहीं है, हर मुद्दे पर राय रखने की जरूरत भी नहीं है। मैं इस मुद्दे की राजनीति की बात कर रहा हूं, भाजपा क्या चाहती है। अब वक्फ को लेकर विवाद हो गया, कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बिहार हो, तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, हर जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा क्या उम्मीद कर रही है कि यह मामला और बड़ा हो। भाजपा यह भी उम्मीद कर रही है कि उनके नेता भड़काऊ बयान देंगे, वहां से प्रतिक्रिया होगी और बवाल पैदा होगा। शाहीन बाग के दौरान भी देखिए दोस्तों, कितना बदनाम करने की कोशिश की गई, कितना झूठ चलाया गया। और वक्फ बिल के मुद्दे पर तो अभी से झूठ चल रहा है। इन चेहरों पर देखिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आपके सामने यह है संबित पात्रा, यह अनुराग ठाकुर, खुलकर कोई संसद में गलत बयानी कर रहा है, कोई मंच पर। मसलन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर कहा कि वक्फ जो है वो जहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ है उस पर कब्जाना चाहती है। सरासर गलत। वक्फ ने बयान ही नहीं दिया। बयान किसने दिया? शहाबुद्दीन रजवी नाम का यह शख्स। आप में से जो लोग नहीं जानते, ये वो शख्स है दोस्तों जिसने मोहम्मद शमी जब मैच खेल रहे थे और जब वो जूस या पानी कुछ पी रहे थे, उसके खिलाफ बयान दिया था। यह वो शख्स है जिसने मुसलमानों से अपील की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध न करें। और यही वो शख्स है जिसने कहा था कि जहां महाकुंभ हो रहा है वहां पर वक्फ का दावा है या मुसलमानों का दावा है। सुनिए इस व्यक्ति ने क्या कहा था, इस शहाबुद्दीन रजवी ने। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। उसी तरह से संबित पात्रा ने झूठ कहा कि किसी भी मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है, और कल ही मैंने पड़ताल में आपको बताया था कि यह गलत है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने भी झूठ कहा था। कहने का अर्थ क्या है, अभी तो यह विवाद शुरू भी नहीं हुआ है, मगर अभी से भाजपा ने झूठ की जो जमीन तैयार कर दी है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि वक्फ बिल पर आपका रवैया सही है, आपका पक्ष सही है, तो आपको झूठ का सहारा लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या जरूरत पड़ रही है दोस्तों? मैं फिर पूछना चाहता हूं, इसका मकसद क्या है? क्या वजह है कि झूठ के जरिए, बंटवारे के जरिए आपकी हर नीति आगे बढ़ती है? आपको समझना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और आने वाले दिनों में इनके जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो इनके साथ हैं,
सबके लिए मुश्किल पैदा होने वाली है, क्योंकि भाजपा का मकसद सिर्फ वक्फ बिल नहीं है। भाजपा का मकसद है कि राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर दोनों जगहों पर भाजपा का दबदबा कायम हो जाए। भाजपा यह सोच रही है, अभी वक्फ बिल है, कुछ दिनों बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसी तरह से अगले 4 सालों में हिंदू मुस्लिम करने वाले मुद्दे आते रहेंगे और इसका नुकसान किसी और को नहीं, इन क्षेत्रीय दलों को होगा। शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टियों से 5 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के मुताबिक 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 5 नेताओं ने बिल पास होने के बाद इस्तीफा दे दिया है। पहले लोकसभा में और फिर गुरुवार और शुक्रवार को राज्यसभा में बिल पास हुआ। पार्टी से इस्तीफा देने वाले सबसे ताजा नेता नदीम अख्तर हैं। उनसे पहले 4 और नेताओं ने इस्तीफा दिया, जिनमें जेडीयू नेता राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, अलीग, मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल हैं। जनता दल यूनाइटेड घबराई हुई है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को जो वोट मिलता है ना, वो सारी जातियों और सारे धर्मों का मिलता है। अब उन्हें अंदाजा हो रहा है कि बिहार, जहां मुस्लिम समुदाय का वोट जो है वो बेशकीमती है, वो उसके हाथ से छिटक जाएगा। मगर इसका फायदा किसको होगा? क्योंकि भाजपा आने वाले दिनों में तापमान को ऊंचा करेगी। जाहिर सी बात है, उसे उम्मीद है कि बिहार, जिसका राजनीतिक चरित्र हर गुजरते दिन के साथ बदल रहा है, वहां हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। और इसी साल चुनाव भी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड के नेता क्या कह रहे हैं। हाल ही में पार्टी से हो रहे इस्तीफों पर जनता दल यूनाइटेड नेता नीरज कुमार ने कहा, सवाल यह है कि पार्टी का वजूद बचाए रखना है और उसके फैसलों का पालन करना है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से कांग्रेस शासित या गैर बीजेपी शासित राज्य ने वक्फ बोर्ड के लिए फंड दिया है? नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ बोर्ड को 110 करोड़ रुपए दिए हैं। तेजस्वी यादव भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। उन्होंने सीधा प्रहार किया है कि वक्फ बिल पर पार्टियों के तेवरों से स्पष्ट हो गया है कि कौन धर्मनिरपेक्ष है और कौन नहीं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। रालोद, वक्फ बिल पर रालोद में टूट, प्रदेश महासचिव ने छोड़ी पार्टी। प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने पद से इस्तीफा दिया। कहा, जयंत चौधरी ने समुदाय के साथ न्याय नहीं किया। और यह महज शुरुआत है, आने वाले दिनों में और बवाल होने वाला है। चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने विजयवाड़ा की इस इफ्तारी में कहा था कि हम जो तमाम मुसलमान हैं, जो वक्फ संपत्तियां हैं, उन्हें संरक्षण देंगे, वो अपने दावे से पलट गए। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमने कुछ संशोधन पेश किए थे और उन्हें मान लिए गए। बड़ा सवाल, आपके संशोधन जो थे उन्हें मान लिया गया, मगर विपक्ष अपनी तरफ से जो संशोधन दे रहा था उसका क्या हुआ? ऐसे में पता चलता है कि यह बिल कितना डेमोक्रेटिक है। आज भाजपा की ये मार इन्हीं क्षेत्रीय दलों पर है जो उनके साथ हैं। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भाजपा धीरे धीरे, चाहे अजीत पवार हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, सबको खा जाना चाहते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक इफ्तारी हुई थी जहां अजीत पवार ने कहा था कि किसी ने भी मुसलमानों के खिलाफ बुरी नजर उठाकर देखी तो हम उसका मुकाबला करेंगे। अजीत बाबू, आप भी जानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कौन बयानात देता है। आप उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं। सुनिए अजीत पवार ने क्या कहा था। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, 2 गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। तो मामला बहुत दिलचस्प हो चला है दोस्तों। साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। उससे पूरा समर्थन मिल रहा है प्रचार तंत्र के जरिए। 24 घंटे जो हम न्यूज डिबेट्स देखते हैं तमाम न्यूज चैनल्स में, उसके जरिए क्या संदेश जा रहा है? उसके जरिए संदेश जा रहा है कि वक्फ जो बोर्ड है वो करप्ट है और देश का नुकसान उसके जरिए हो रहा है। मगर देश की जनता को असली मुद्दों से हटाया जा रहा है, विच इज महंगाई, बेरोजगारी। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए, उसका नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा, उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए। इससे नुकसान मुसलमान का नहीं है दोस्तों, इससे सही मायने में नुकसान हिंदुओं का है। क्योंकि जब 24 घंटे आपको यह सिखाया पढ़ाया जाएगा कि आपका वजूद खतरे में है,
तो आपके मन में हमेशा डर बना रहेगा। जब आपके मन में डर बना रहेगा तो आप खाक तरक्की करेंगे? बताइए। जब आप हमेशा गुस्से में रहेंगे कि मेरा वजूद खतरे में है, जब आपके मन में दूसरे समुदाय के लिए हमेशा गुस्सा रहेगा, तो अगर आपके मन में गुस्सा है तो आप कहां शांति हासिल करेंगे, कहां एक खुली मानसिकता हासिल करेंगे, जो कि मेरे धर्म की खासियत रही है। सर्वधर्म समभाव, वसुदैव कुटुंबकम, वो धर्म, वो बात मेरा धर्म यानी हिंदू धर्म करता है। उन तमाम चीजों को खत्म किया जा रहा है। और हां, मैं जानता हूं यहां कई लोग आ जाएंगे कहने के लिए कि भाई तुम वक्फ पर क्यों नहीं बोल रहे हो। मैंने कहा आपसे, मैं इस मुद्दे की राजनीति पर आपसे बात कर रहा हूं। सही है गलत है उस पर चर्चा तब आती है जब सरकार की नीयत साफ हो। और जहां तक मुसलमानों से जुड़े मुद्दों की बात है, मैं बेबाकी से अपनी राय रखता रहता हूं और मैं कभी इस बात की परवाह नहीं करता हूं कि क्या किसी को बुरा लग जाएगा। याद कीजिएगा, जब हमास ने हमला किया था इसराइलियों पर, 1200 बेकसूर इसराइली मारे गए थे, तब मैंने इस मंच पर उसकी आलोचना की थी। मेरे ही इस मंच पर उसके बाद इसराइल ने जो 60,000 फलस्तीनियों को मौत की घाट उतार दिया था, मैं लगातार उसकी चर्चा करता हूं। क्या मैं इस बात से डरा कि कुछ लोग जो हमास को समर्थन देते हैं वो लोग मुझे गाली देंगे? और उस वक्त के मेरे कार्यक्रमों में जाकर देखिए कितने मुसलमान, ज्यादा नहीं काफी मुसलमानों ने मेरे बारे में अपशब्द कहे थे। और बात वहां नहीं रुकी थी। यह जाकिर नायक पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कबूल करता है। आपको याद है कि नहीं, इस व्यक्ति ने मंच पर खड़े होकर अनाथ पाकिस्तानी बच्चियों का अपमान किया था। मैंने अपने मंच पर इसकी आलोचना की थी। तभी कमेंट सेक्शन में कई मुसलमानों ने मेरे बारे में अनर्गल बातें की थी, बद्दुआएं तक दी थी। क्या मैं डरा? भारत के अंदर जो लोग तालिबान को समर्थन देते हैं, मैंने उसकी आलोचना की है। क्या मैं उससे पीछे हटा? मैं वो व्यक्ति ही जो मुद्दे आपके सामने रखता हूं। मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूं कि उसका क्या असर पड़ेगा, या फिर जो मेरे दर्शक हैं उससे नाराज ना हो जाएं। क्योंकि ये मत भूलिए दोस्तों, तेलंगाना सरकार इस वक्त जुल्म कर रही है। वहां पर कांचा गाची बाउली जो 400 एकड़ की जमीन है, वहां पर पेड़ काट रही है। मैंने रेवंत रेड्डी की आलोचना की थी और राहुल गांधी से सवाल किया था अपने इस कार्यक्रम में। मैं कभी नहीं पीछे हटा। तो मुझे ज्ञान मत दें कि मैं मुद्दों से बचता हूं। मैं मुद्दों पर ठोक के कहता हूं, मगर जो तुम्हारी असलियत है, तुम्हारे जो मंसूबे हैं, वो मैं समझता हूं। उसे समझने की मुझ में सलाहियत और सोच है जो मैं अपने दर्शकों के सामने पेश करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।